Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Today we are going to read out a short story from our textbook New Oxford Modern English Book 6. This topic name is The Ransom of Red Chief, which means Red Chief का तावान. तावान उस रकम को कहते हैं जो किसी को अगवा करने के बाद उसे रिहा करने के लिए मांगी जाए. This short story is written by an American writer William Sidney Porter, जिनका पेन नेम ओ हेनरी था. पेन नेम तस्नीफी या कलमी नाम को कहते हैं, यानी जिस नाम से कोई राइटर किताबें या कहानियां लिखता है जबकि उसका असल नाम कुछ और होता है. विलियम सिडनी पॉटर एक मशहूर अमेरिकन राइटर थे और ये स्टोरी 6 जुलाई 1907 में शाया हुई थी. नाउ ओपन योर बुक्स एट पेज 15. Before starting the reading and explanation of this story, let me give you the introduction of this story first. This story is written by an American writer, William Sidney Porter, who is better known by his pen name O. Henry. He was a prolific short story writer. His short stories are known for wit, wordplay and clever twist endings. इस स्टोरी को लिखा है एक अमेरिकन राइटर विलियम सिडनी पॉटर ने, जिनकी लिखी गई कहानियों की खास बात इन कहानियों में अक्ल का इस्तेमाल और चालाकियों की भरमार होना है और हर कहानी का अख्तिताम इंतहाई हैरत अंगेज और गैर मुतवक्का होता था. द रैंसम ऑफ रेड चीफ ऐसी कहानियों में से एक है. ये स्टोरी दो लापरवाह जराइम पेशा अफराद के बारे में है जो तावान की रकम हासिल करने के लिए एक शरीर तबीयत और नाक में दम कर देने वाले एक अमीर आदमी के लड़के को अगवा कर लेते हैं और फिर उसके बाद उनके साथ क्या क्या हालात पेश आते हैं. ये जानने के लिए आइए अब हम इस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं. After introduction, now it's explanation time. So here I go. But इस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, जैसा कि हम जानते हैं कि ये स्टोरी एक 10 साल बच्चे की किडनैपिंग से मुतालिक है और वो किडनैपर्स बिल और सैम हैं. तो हम इस स्टोरी को सैम के पर्सपेक्टिव यानी नुक्ता नज़र या इसकी ज़बानी पढ़ेंगे और समझेंगे. So let's start it now. The ransom of Red Chief. इस स्टोरी के शुरू होने से पहले राइटर की तरफ से खास तहरीर लिखी गई है जो कि कुछ यूं है. A story about a kidnapping in which the kidnappers get more than they bargained for. ये एक तंज़ो मज़ा से भरपूर जुमला लिखा गया है जिसका मतलब ये है कि किडनैपर्स तावान की रकम के लिए अगवा तो करते हैं लेकिन ये किडनैपिंग उल्टे उनके गले पड़ जाती है, यानी उन्हें लेने के देने पड़ जाते हैं. ये कहानी सैम के मुताबिक कुछ इस तरह शुरू होती है कि किडनैपिंग का ये आइडिया मेरे और बिल के जहन में उस वक्त आया था जब हम एलाबामा, जो कि एक अमेरिकन स्टेट है, उसके साउथ के इलाके में थे. बिल और मेरे पास लगभग $600 मौजूद थे, लेकिन हम वेस्टर्न इलाइनस में, ये भी एक अमेरिकन स्टेट है, के इलाके में कुछ ज़मीन खरीदना चाहते थे जिसके लिए हमें मज़ीद $2000 की रकम की ज़रूरत थी. हमने ये अंदाज़ा लगाया था कि सेमी रूरल कम्युनिटीज़ में, यानी ऐसा इलाका जो कि ना गांव की तरह होता है और ना ही किसी शहर की तरह, बल्कि एक तरह से हम इसे टाउन यानी कस्बा कह सकते हैं, ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों में आपस की फैमिली लव बहुत ज़्यादा पाया जाता है और वो अपनी फैमिली और इनकी हिफाजत और मोहब्बत में बड़ी सी बड़ी कुर्बानी आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों में आपस के रिश्ते नातों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और यही वजह है कि इन लोगों में प्यार और मोहब्बत का रिश्ता और ताल्लुक़ काफ़ी मजबूत होता है. तो हमने किडनैपिंग के लिए ऐसे ही एक इलाके समिट का इंतखाब किया और इस मकसद के लिए उस इलाके के शोहरत याफ्ता और अमीर शहरी एबेनेज़र डॉर्सेट के अकलौते बेटे को अगवा का प्रोग्राम बनाया. एबेनेज़र डॉर्सेट मॉर्गेज के कारोबार से मुंसलिक था और उसने तमाम दौलत प्रॉपर्टी के एवज यानी प्रॉपर्टी के कागजात या जेवर वगैरह गिरवी रखकर जमा की थी और जो लोग मुकर्ररा वक्त पर रकम की अदायगी नहीं कर पाते थे तो उनकी गिरवी रखी हुई जायदाद और सोना एबेनेज़र डॉर्सेट की मलकियत बन जाता था. हकीकत में एक मुनाफा बख्श कारोबार था जिससे एबेनेज़र डॉर्सेट को अच्छी खासी आमदनी होती थी. डॉर्सेट के बेटे की उम्र 10 साल थी और उसका चेहरा फ्रैकल ज़्यादा था, जैसा कि अंग्रेज़ों के चेहरे पर छोटे छोटे ब्राउन रंग के धब्बे होते हैं और उसके बाल चमकदार सुर्खी माइल थे. एबेनेज़र डॉर्सेट की माली हैसियत को देखते हुए बिल और मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि डॉर्सेट के बेटे को अगवा करने की सूरत में हमें बतौर तावान $2000 आसानी से मिल सकते हैं. लेकिन ज़रा ठहरिए, खुद से इस किडनैपिंग के बारे में ऐसा ना सोच लीजिएगा कि हमारा प्लान कितना कामयाब हुआ था, बल्कि इंतज़ार कीजिए और सुनिए अब मैं आपको आगे क्या बताने जा रहा हूँ.
सैम कहता है कि समिट टाउन से तकरीबन 2 मील दूर एक दरख्तों से ढका हुआ पहाड़ था। इसके एक ढलवान पर एक गार था। किडनैपिंग के बाद हमने इस लड़के को वहीं ले जाने का प्रोग्राम बनाया था। इस मकसद के लिए हमने वहां अपने खाने पीने और रहने सहने के सारा सामान का पहले ही बंदोबस्त कर लिया था। एक शाम मैं और बिल एक किराए की बगी में यानी घोड़ा गाड़ी में एबिनेजर डॉर्सेट के घर के पास से गुजरते हैं तो हमें डॉर्सेट का अकलौता बेटा जिसका नाम जॉनी था वो हमें गली में ही मिल जाता है और वो गली में एक बिल्ली के बच्चे को पत्थर मार रहा होता है जो कि मुखालिफ सिंध में एक फेंस के पास मौजूद था। जॉनी को देखकर बिल इससे कहता है, हाय क्या तुम कुछ कैंडीज खाना पसंद करोगे? ये सुनकर जॉनी बिल की बात का जवाब देने के बजाय बिल के सिर पर एक ईंट का टुकड़ा दे मारता है और फिर उसके बाद मैं और बिल अपने किडनैपिंग के प्रोग्राम पर अमल करते हुए जॉनी को काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें जॉनी की तरफ से काफ़ी मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। जॉनी अपने दिफा में हम दोनों से लड़ भिड़ जाता है और आखिरकार हम उसे पकड़कर बगी में डालकर गार पहुंच जाते हैं। रात अंधेरा हो जाने के बाद मैं गांव जाता हूं और किराए पर ली गई बगी वापस करके पैदल ही आ जाता हूं। जब मैं गार वापस पहुंचता हूं तो देखता हूं कि गार में आग जल रही होती है और बिल एक तरफ बैठा अपने चेहरे और टांगों पर लगे जख्मों और खराशों की मरहम पट्टी कर रहा होता है जो उसे जॉनी के अगवा के दौरान जॉनी की तरफ से की जाने वाली मज़ाहमत और फाइट की सूरत में आई होती हैं। और वैसे भी जॉनी ने उसे आधी ईंट भी तो मारी होती है। जबकि दूसरी तरफ जॉनी आग के पास अपने सुर्ख बालों वाले सिर में बजर्ड यानी अमेरिकन गिद्ध की दुम के पर लगाए बैठा था। वो मुझे देखते ही एक लकड़ी से मेरी तरफ इशारा करते हुए कहता है, हाँ एलानती इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेड चीफ यानी रेड इंडियन चीफ के कैंप में दाखिल होने की? ये सुनकर बिल मुझसे कहता है, घबराने की कोई बात नहीं है, हम दरअसल रेड इंडियन खेल रहे हैं और इस खेल में मैं एक ओल्ड हैंक हूं और मैं उस वक्त रेड इंडियन चीफ के कब्जे में हूं और कल सुबह मेरा सिर कलम कर दिया जाएगा। इसी दौरान जॉनी उठता है और बिल के एक जोरदार किक मारता है। बिल किक खाकर दर्द से चीख उठता है और उसके मुंह से निकलता है, आउच। जॉनी इस गार के माहौल में बहुत ही खुश दिखाई दे रहा होता है क्योंकि इसकी नज़र में इसकी किडनैपिंग इसके लिए एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट बन गई होती है और यही वजह थी कि वो ये बात भी भूल बैठा था कि उसे इस गार में अगवा करके रखा गया था। अचानक वो मेरी तरफ मुतवज्जा होता है और मुझे धमकी देते हुए कहता है, तुम स्नेक आए जासूस कहीं के, कल तुमको ज़रूर पता चल जाएगा तुम्हारा जो अंजाम होने वाला है। इसके बाद हम शाम का खाना खाते हैं। खाने के दौरान जॉनी गोश्त के टुकड़े, रोटी और सालन भर भर कर अपने मुंह में डाल रहा होता है। इसके खाने का अंदाज बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कि वो जंगल में रहने वाला कोई जंगली और वैशी रेड इंडियन हो और कुछ इस किस्म की बातें भी करता जा रहा था। मैंने आज से पहले कभी भी इस तरह की कैंपिंग नहीं की, लेकिन कभी मेरे पास भी एक पालतू जानवर था और मैं अपनी आखिरी सालगिरह के वक्त 9 साल का था कि इस जंगल में कोई हकीकी रेड इंडियन होगा। रेड इंडियंस अमेरिका में एक कम्युनिटी है जो वहाँ रहते हैं। ये वो लोग हैं जो अमेरिका के असल मकामी बाशिंदे कहलाते हैं और ये अमेरिका के बनने से पहले यहाँ पर रह रहे हैं। और फिर वो कुछ सालन और मांगता है खाने के लिए और हमसे पूछता है, क्या दरख्तों के हिलने से हवा चलती है? वो यहीं पर बस नहीं करता बल्कि कहता है, हमारे पास 5 पपीज थे। फिर वो हैंक यानी बिल से पूछता है, तुम्हारी नाक इतनी लाल क्यों हो रही है? मेरे वालिद के पास बहुत दौलत है, क्या ये सितारे गर्म होते हैं? क्या बैल शोर मचाता है? और इन स्कीनू गोल क्यों होते हैं? एक तोता तो बातें कर सकता है लेकिन बंदर और मछली बातें क्यों नहीं करते? चूंकि जॉनी एक ट्रबल सम और शरीर बच्चा होता है और उसका दिमाग ऐसे अजीब व गरीब सवालात और बातों से भरा होता है जिसका इजहार वो मेरे और बिल के सामने कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद अचानक से उसे ख्याल आता है कि वो एक रेड इंडियन है। यही वजह थी कि बुलंद आवाज में जंगी नारा वक्फे वक्फे से लगाता रहता है, जिसे सुनकर ओल्ड हैंक यानी बिल खौफ से कांप उठता है। जॉनी ने किडनैपिंग के आगाज से ही बिल को खौफ और दहशत में मुब्तला कर रखा था। मैं उससे पूछता हूँ, बच्चे क्या तुम घर जाना पसंद करोगे? जॉनी मेरी बात सुनकर जवाब देता है, किस लिए? मेरे लिए घर पर कोई भी तफरी मुयस्सर नहीं है, मुझे स्कूल जाने से नफरत है। और फिर वो मुझसे कहता है, स्नेक आए तो मुझे मेरे घर हरगिज़ लेकर नहीं जाओगे। ये सुनकर मैं कहता हूँ, नहीं नहीं, हम अभी तुम्हें तुम्हारे घर लेकर नहीं जाएंगे। जॉनी मेरी बात सुनकर कहता है, हाँ क्योंकि जैसा मज़ा यहाँ आ रहा है ऐसा मज़ा तो मुझे ज़िंदगी में इससे पहले कभी भी नहीं आया। हालांकि हमने उसे अगवा किया होता है, लेकिन जॉनी के लिए अगवा एक ज़बरदस्त तफरी और सैर सपाटे की तरह होती है। वो हकीकत में इस खतरनाक सूरत हाल को खूब इंजॉय कर रहा होता है। तकरीबन रात 11 बजे हमने सोने की तैयारी शुरू की होती है और ज़मीन पर कुछ कंबल बिछाए और सोने लेट जाते हैं, लेकिन जॉनी जैसे बच्चे के होते हुए आराम और सुकून से सोना नामुमकिन था। उसने
हमें 3 घंटे तक अपनी शरारतों से जगाए रखा। कभी वो उछल कूद करता है तो कभी अपनी राइफल लेने के लिए भागता है, तो कभी वो हमारे कानों में आकर चीखता और चिल्लाता है, और बाहर जंगल से आती पत्तों की सरसराहट और जंगली पौधों के शोर की आवाज़ सुनकर वो ये तस्वुर करता है कि हमलावर रेड चीफ के कैंप पर हमला करने के लिए बस पहुंचने ही वाले हैं। मैं जॉनी के पैदा करदा खौफनाक माहौल में आखिरकार डर और खौफ का शिकार होकर नींद की आगोश में चला जाता हूं, और ख्वाब में देखता हूं कि मुझे सुर्ख बालों वाले खौफनाक और जालिम समंदरी डाकुओं ने अगवा करके जंजीर से एक दरख्त के साथ बांधा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, जो स्लाइड आप इस वक्त अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुछ ज़रूरी हिदायत हैं। इसमें ये बताया गया है कि सवाल जवाब और तमाम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेज आपने अपनी स्कूल की क्लास वर्क कॉपी में करनी है। Dear students, here comes the title page of The Ransom of Red Chief. So, before starting to write down the question answers and the relevant exercises from the textbook, all of you will make a beautiful and proper title page of this topic as shown on your screen. Now, I am going to read out the question answers of The Ransom of Red Chief. So, all of you need to hear me out carefully. Question A. Which part of the United States of America is this story set in? Answer is, the story is set in the state of Alabama in the south of the United States of America. Question B. Why did the two men decide to kidnap someone? The answer is, the two men decided to kidnap someone because they wanted $2,000 to buy some land. Question number C. What is the first sign we have in the story that the kidnappers have picked a difficult victim? The answer is, the first sign that the kidnappers have picked a difficult victim is that he throws a rock at Bill's head. Question number D. What do we learn about Ebenezer Dorset? The answer is, we learn that Ebenezer Dorset is a prominent citizen known for his wealth which he made from lending mortgages and making foreclosures. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर ई क्रॉस कर दीजिए, इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर जी. व्हाट गेम्स डिड जॉनी प्ले? द आंसर इज, ही प्लेड अ गेम इन विच ही इमेजिन्ड ही वाज अ रेड इंडियन. क्वेश्चन नंबर एच. Why did Bill try to release Johnny before they had the ransom? The answer is, Bill tried to release Johnny before they had the ransom because he is being driven mad by the boy who had been pretending that Bill was his horse. Question number I. How did Sam and Bill get Johnny to go home? The answer is, Sam and Bill got Johnny to go home by telling him that they were going to play with a new toy his father had bought him. Question number J. Where did Bill say that he would get to in 10 minutes? Is that possible? What does he mean? The answer is, Bill said that he would be over the Canadian border in 10 minutes, which is not possible. He meant that he would be going as far away as possible to get away from Johnny.